है आपका एनडीटीवी पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। आज के मुद्दे में हम लोग बात करेंगे उस विषय पर जिसकी चर्चा बीते कुछ दिनों से गली नुक्कड़ चौराहे से लेकर देश की संसद में भी अब होने लगी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मेडिकल प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। बिहार के बाद महाराष्ट्र के लातूर, झारखंड के हजीराबाग, रांची, गुजरात के गोधरा के बाद अब इस पेपर लीक मामले के तार राजस्थान के झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ गए हैं। दिल्ली और मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम ने इस कॉलेज के 10 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। डमी कैंडिडेट बनने के लिए 4 छात्रों को भारी रकम दी गई। पैसा लेकर छात्रों ने किसी और की जगह परीक्षाएं दी थी। नीट यूजी परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में देश भर में कई जगह मुकदमे दर्ज हुए हैं। बिहार से लेकर राजस्थान तक एक्शन जारी है। अलग अलग राज्यों की सीबीआई और स्थानीय पुलिस कार्रवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई पूरे देश में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रही है। नीट परीक्षा घोटाले में अब तक दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बताया यह जा रहा है कि इस मामले में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों के साथ छात्राएं भी शामिल हैं। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इस मामले में लंबे समय तक कोई जानकारी साझा नहीं की। मेडिकल कॉलेज के डीन से जब इस बारे में पूछा गया तो वो लगातार मामले को टालते नजर आए। मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अधिकारियों ने मामले को क्यों छिपाया, ये भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। वहीं दूसरी ओर नीट पेपर लीक विवाद पर बहस करने की मांग को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि नीट पर बहस होनी चाहिए। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई भी स्थगित करनी पड़ी। नीट परीक्षा में हुई धांधली में कितने मुन्ना भाई हैं? क्या नकल करके डॉक्टर बनने वाले मरीजों का इलाज कर पाएंगे? जिन बच्चों ने ईमानदारी और तैयारी के साथ परीक्षाएं दी थी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन उनकी सीट पेपर लीक और नकल करवाने वाले गैंग की वजह से अन्य छात्रों ने छीन ली। उनका छात्रों को क्या अब उनकी सीटें वापस मिल पाएंगी? आरोपियों पर क्या कार्रवाई होगी? तमाम सवाल हमारे सामने हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे। चर्चा में कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ एम्स के भी पूर्व निदेशक हमारे साथ जुड़ेंगे और भी कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग रुख करेंगे अपने एक मेहमान की तरफ, जहां पर एमसी मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व निदेशक हैं आप एम्स के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। ये एक ऐसा विषय सर जो अब लगातार गरमाया हुआ है और जिस पर तमाम सवाल भी खड़े हो गए हैं। चिंता का विषय भी है, सेंसिटिव विषय है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का विषय है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो छात्र चीटिंग करके पास होंगे, डॉक्टर की पढ़ाई कर डॉक्टर बन जाएंगे, क्या वो सही कैंडिडेट होंगे? क्या वो भरोसेमंद लोग होंगे जिन पर क्या पेशेंट जो है वो भरोसा कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं लूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नीट परीक्षा में घोटाले का जो तार थे वो अब झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ गए हैं। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से 10 लोगों को, यानी 10 जो विद्यार्थी हैं यहाँ के, उनको सीबीआई की टीमों द्वारा ले जाए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन लगातार इस सारे मामले को छुपाता रहा और अंत तक भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब स्थानीय खुफिया एजेंसियों के द्वारा मामले में छानबीन की गई तो पाया गया कि यहाँ से कुछ विद्यार्थी गायब थे। ऐसे में जब आगे बातचीत की गई तो पता लगा कि कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर कुछ टीमें आई थी जो 10 मेडिकल विद्यार्थियों को यहाँ से ले गई। प्रारंभिक तौर पर यह बात सामने आ रही है कि जिन लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया उन सभी ने डमी कैंडिडेट बनकर दूसरे अभ्यर्थियों के बदले परीक्षा दी थी। ऐसी बात सामने आ रही है कि प्रत्येक पेपर के बदले उनको 15-15 लाख रुपए मिले थे, जिसके बदले उन्होंने डमी कैंडिडेट बनकर दूसरे अभ्यर्थियों के बदले परीक्षा दी। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन पूरे मामले को अब भी छुपा रहा है। मेडिकल कॉलेज के डीन अभी अपने दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। उनसे दूरभाष पर लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेडिकल कॉलेज की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। स्थानीय खुफिया एजेंसियां जो हैं अभी वो मेडिकल कॉलेज में हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर छानबीन और जानकारी की जा रही है, लेकिन मेडिकल कॉलेज का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस वक्त अपनी कुर्सी पर नहीं है जो पुख्ता तौर पर कोई जवाब दे सके। स्थानीय पुलिस को भी पूरे मामले में कोई जानकारी नहीं है, यानी कि जो भी एजेंसियां बाहर से आई थी उन्होंने स्थानीय पुलिस से भी कोई संपर्क नहीं किया। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पूरे मामले में इतना बड़ा क्या गड़बड़ झला है जो मेडिकल कॉलेज भी इसको छुपा रहा है। बहरहाल जो भी हो, सूत्रों से फिलहाल यही जानकारी सामने आ रही है कि 10 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया था। ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि उनमें से 8 की जमानत हो गई है,
जबकि 2 पुलिस कस्टडी में हैं। आगे और जानकारी निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। समय समय पर जो भी अपडेट होगी उससे हम अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से सर, नीट पीजी में जो डमी कैंडिडेट बैठने का मामला सामने आया था, उस संबंध में दिल्ली पुलिस ने कुछ नाम हमें बताए थे। 8 बच्चों के नाम थे जिनको दिल्ली पुलिस ने तलब किया था। उनके द्वारा ये कहना था कि जो बच्चे पकड़े गए हैं उन लोगों ने इन बच्चों के नाम बताए हैं। हमने उनके इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस वालों को दी। बाद में उन्हें शायद उनको गिरफ्तार किया। अभी वो बच्चे बेल पर हैं। 2 बच्चों के लिए मुंबई पुलिस ने हमें तलब किया था कि ये 2 बच्चे का हैं। 2 बच्चों को उन्होंने पहले यहाँ बातचीत की उनसे, और उसके बाद में वो यहाँ से उनको लेकर गए, अरेस्ट करके लेकर गए हैं। उनकी अभी तक बेल नहीं हुई है, वो भी मुंबई पुलिस के पास है। तो टोटल 10 बच्चे हैं जिन लोगों का नाम अभी सामने आया है कि इस तरह के मामले में इन्वॉल्व है। इसके अलावा उनको कोई जानकारी है मुंबई पुलिस या दिल्ली पुलिस का, आपके पास कोई जानकारी है? सर, मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस ने सिर्फ अभी तक ये जानकारी दी है कि इन बच्चों के नाम हमें बताए गए हैं जो बच्चे वहाँ पकड़े गए थे। ये बच्चे सेंटर पे पकड़े नहीं गए। बाद में मुंबई पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने इनको जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी थी उसके आधार पर या जो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उनको तलब किया। उन लोगों को अरेस्ट भी किया था, उनसे पूछताछ की। उसके बाद में जो भी उनका सेटिस्फेक्शन मामला मिला होगा तो कोर्ट के आधार पर उनको बेल मिल गई है। 2 बच्चे अभी मुंबई पुलिस के पास में हैं, और ये बच्चे फर्स्ट ईयर से लेकर इंटर्नशिप तक के बच्चे हैं। अलग अलग बैच में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यहाँ पे अध्ययन होते हैं। सब राजस्थान के, राजस्थान का अलग स्टेट के भी? सर, राजस्थान के ही हैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट। कोई एक आध स्टूडेंट कोई बाहर का हो सकता है, पर जो अभी तक हमें जानकारी में है वो सब राजस्थान के बच्चे हैं। नीट परीक्षा में घोटाले का जो तार थे वो अब झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ गए हैं। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से 10 लोगों को, यानी 10 जो विद्यार्थी हैं यहाँ के, उनको सीबीआई की टीमों द्वारा ले जाए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन लगातार इस सारे मामले को छुपाता रहा और अंत तक भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब स्थानीय खुफिया एजेंसियों के द्वारा मामले में छानबीन की गई तो पाया गया कि यहाँ से कुछ विद्यार्थी गायब थे। ऐसे में जब आगे बातचीत की गई तो पता लगा कि कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर कुछ टीमें आई थी जो 10 मेडिकल विद्यार्थियों को यहाँ से ले गई। प्रारंभिक तौर पर यह बात सामने आ रही है कि जिन लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया उन सभी ने डमी कैंडिडेट बनकर दूसरे अभ्यर्थियों के बदले परीक्षा दी थी। ऐसी बात सामने आ रही है कि प्रत्येक पेपर के बदले उनको 15-15 लाख रुपए मिले थे, जिसके बदले उन्होंने डमी कैंडिडेट बनकर दूसरे अभ्यर्थियों के बदले परीक्षा दी। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन पूरे मामले को अब भी छुपा रहा है। मेडिकल कॉलेज के डीन अभी अपने दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। उनसे दूरभाष पर लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेडिकल कॉलेज की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। स्थानीय खुफिया एजेंसियां जो हैं अभी वो मेडिकल कॉलेज में है, उनके द्वारा भी यहाँ पर छानबीन और जानकारी की जा रही है, लेकिन मेडिकल कॉलेज का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस वक्त अपनी कुर्सी पर नहीं है जो पुख्ता तौर पर कोई जवाब दे सके। स्थानीय पुलिस को भी पूरे मामले में कोई जानकारी नहीं है, यानी कि जो भी एजेंसियां बाहर से आई थी उन्होंने स्थानीय पुलिस से भी कोई संपर्क नहीं किया। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पूरे मामले में इतना बड़ा क्या गड़बड़ झला है जो मेडिकल कॉलेज भी इसको छुपा रहा है। बहरहाल जो भी हो, सूत्रों से फिलहाल यही जानकारी सामने आ रही है कि 10 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया था। ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि उनमें से 8 की जमानत हो गई है, जबकि 2 पुलिस कस्टडी में हैं। आगे और जानकारी निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। समय समय पर जो भी अपडेट होगी उससे हम अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान। तो आप हमारे संवाददाता को सुन रहे थे। जानकारियां आ रही हैं, बताया ये जा रहा है कि 15-15 लाख रुपए इन डमी कैंडिडेट्स ने लिए एग्ज़ाम देने के, और उसके बाद एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम दिया जाता है, और लेकिन बचने के अब इनके चांसेस कम हैं क्योंकि सीबीआई के हाथ इन सभी डमी कैंडिडेट्स तक पहुंच रहे हैं, इस पूरे गिरोह तक पहुंच रहे हैं जो कि नीट पेपर लीक मामले से ना सिर्फ जुड़ा हुआ है बल्कि उसके मास्टरमाइंड भी इन सब गिरोह में इन्वॉल्व हैं, और उन सब पर लगातार पहुंचने की कोशिश सीबीआई की टीम कर रही है। तो कितने मुन्ना भाई हैं अभी तो ये मुद्दा बहुत अहम है, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सबसे पहले हम रुख करेंगे झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं
अकेडमिक प्रोफेसर हैं, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर मयंक जैन। सबसे पहले उनके पास चलेंगे और भी कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब, ये आपके कॉलेज से जुड़ा हुआ मामला और इस पर रिएक्शन आपका हमने सुना, आपने बताया, लेकिन ये एक बड़ा मैटर है और सेंसिटिव मैटर है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के तक इस पूरे स्कैंडल के तार जुड़ रहे हैं। किस रूप में आपका कॉलेज प्रशासन इस पूरे मसले को देख रहा है? कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे? क्या जानकारी आप तक भी पहुंची है? ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। भरत बेनीवाल हैं, अध्यक्ष हैं AIMSA के यानी ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं। भरत जी, स्वागत है आपका NDTV राजस्थान पर। ये एक बड़ा मैटर तो है ही, लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग किस रूप में इस पूरे मैं तो स्कैंडल ही कहा जा सकता है इसको, ये जो पूरा गिरोह काम कर रहा है, आपकी जो पहचान बनेगी उस पहचान को और भी लोग अपनाना चाहते हैं। मुश्किल है वो पहचान, क्योंकि बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, टफ पेपर है, और उसका एक सॉर्टेड ऑप्शन अभी निकल गया है कि पेपर लीक हो जाते हैं और उसके बाद फिर जो उपयोगी नहीं है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है, उसको भी मौका मिल जा रहा है। AIMSA किस तरीके से देख रहा है इस पूरे मामले को? जी बिल्कुल, हमने शुरू से ही इस मामले को उठाया है मजबूती से, और जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी उसके जस्ट अगले दिन भी जो नीट वाला मामला है इसको भी काफी अच्छे से उठाया। और साथ में जो अन्य भर्तियों में जितने भी जैसे NTA से जुड़े हुए मामलों को तो हमने उनके सामने रखा ही था, साथ में अन्य जो वैकेंसीज थी मेडिकल विभाग से जुड़ी हुई उनमें कई नियम संशोधन करके जो फर्जीवाड़े हैं उनको रोकने के जो प्रयास हो, उनको ज्यादा से ज्यादा जो है नियमों के अंजाम तक पहुंचाया जाए। मतलब नियम संशोधित करके, नए नियम संशोधित करके और अच्छे से इन भर्तियों को फेयरनेस से करवाया जाए, जैसे UPSC में होता है। लेकिन जो है आज की तारीख में, अगर जैसे अब राजस्थान की भर्तियों की आप बात कर लीजिए, भर्तियों में भी आज वही हालत है, डमी कैंडिडेट्स, और राजस्थान में जितना ज्यादा पेपर लीक इन मेडिकल की भर्तियों में फर्जी डिग्रियां बनवाना और सारे काम हुए थे, उनके खिलाफ भी हमने बड़े मजबूती से इस मामलों को उठाया था। और FIR भी मेरे नाम से दर्ज, मैंने करवा रखी है। इसमें कई FIR जो चिकित्सा विभाग की पैरामेडिकल की भर्तियां थी उनमें भी फर्जी डिग्रियां जो है बनवा ली गई थी। तो चाहे आप कहीं भी ले लीजिए आज की तारीख में, चाहे भर्तियों के मामले में ले लीजिए, चाहे नीट के मामले में ले लीजिए, मेडिकल की पढ़ाई से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे अन्य विभाग की भर्तियां हो, चिकित्सा विभाग के अलावा भी किसी विभाग की भर्तियां हो, बहुत बुरे हालात है। और इस हालात से सबसे ज्यादा कोई जूझ रहा है तो जो लोन पे लेके पढ़ने वाले गरीब तबके के मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे जूझ रहे हैं, जो कि पैसे वाले लोग। लेकिन भरत जी, केवल कानून में संशोधन, बिठा भरत जी, मैं जानना चाह रहा हूं, केवल कानून में संशोधन करना, कानून को कड़े करना, ये तो प्रक्रिया लगातार जारी है और सरकार हमेशा ये कहती है कि इस बार हमने मजबूत कानून बनाए। अभी हाल फिलहाल में ही कानून चेंज हुए, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? क्योंकि आप लगातार इस विषय से जुड़े भी रहे हैं, अभी तमाम जो संघर्षरत छात्र हैं वो आपसे मिलते भी होंगे, बात करते होंगे कि कौन लोग हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस को ही टेक ओवर कर लिया है। जी, ये बहुत हाई लेवल के मामले हैं और इनमें बहुत हाई लेवल के लोग जुड़े हुए हैं। आज तक इनमें बड़े मगरमच्छ और बड़े जो बड़ी मछलियां थी वो आज तक भी पकड़ में नहीं आई, और जो छोटे मोटे लोग हैं उनको पकड़ के और फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाती है। जो असली गैंग्स हैं उन तक आधे से ज्यादा तो विदेशों से डील करते हैं। हमने खूब सबूत इनके खिलाफ दे दिए। यहाँ तक कि आप पिछली सरकार में देखिए, अभी गहलोत सरकार में हमने खूब उस वक्त जब आंदोलन किए तो हमने जो है मंत्रियों तक के, जब DP जारोली ने रीट का स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई बड़ी राजनीतिक लोग हैं, मैं नाम लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, स्पष्ट रूप से उन्होंने ऐसा कहा था। और राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ था। तो ऐसे ही चाहे नीट ले लो आप, नीट में भी यही हालात है। तो जो सब वैकेंसीज में पेपर आउट, आम आदमी की तो हिम्मत ही नहीं है कि वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सके। और पेपर लीक के खिलाफ जो कानून बनवाने के लिए भी हमने बहुत बड़ा संघर्ष किया, कानून भी बनवाए। लेकिन कानून बनवाने से विशेष लाभ जब ही मिल सकता है जब हर एक स्टूडेंट खुद भी जागरूक होगा। स्टूडेंट सोचता है चल यार ये कर लिया तो कोई बात नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस नहीं तो बेनीवाल जी, भरत जी, आपने ये मुहिम चलाई, आपने संघर्ष किया, किसने आपका साथ नहीं दिया? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। इस रूप में देख लेते हैं इस विषय को। कौन वो लोग थे जिनके पास आप गए जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया? जी बिल्कुल सर, मैं बताऊं आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। हमारे देश की जो राजनीति का जो स्तर है ना, वो इतना गिरा हुआ है कि आप जितना संघर्ष करोगे जिस चीज के खिलाफ, आप आज हम जिस चीज को उठा रहे हैं, जिस मुद्दे को मजबूती से, तो ये मुद्दे रियल में स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं और हमारे देश के भविष्य से भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि मेडिकल एक ऐसा फील्ड है,
अगर एक भी फर्जी डॉक्टर आपने लगा दिया बिल्कुल न बिल्कुल जाने बिल्कुल कितने सेंसिटिव जिंदगियों के इशू साथ है खेलेगा आप और देखिए। सेंसिटिव इशू है और इसको तो और भी ज्यादा गंभीरता के साथ इसको डील करना चाहिए। डॉक्टर एमसी मिश्रा पूर्व बिल्कुल निदेशक राहुल जी हैं सर। एम्स के, मैं लौटूंगा भरत जी आपके पास। पूर्व निदेशक एम्स के हैं डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। मुकेश कुमार मीना पूर्व आईपीएस अधिकारी, आप भी जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शाकिर अली हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एमसी मिश्रा साहब आपके पास मैं आ रहा हूं। सर, ये एक ऐसा विषय जिसने पूरे देश को इस वक्त एक ही मुद्दे पर लगा रखा है, क्योंकि ये लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। और नीट के अब लोग ये भी कह रहे हैं कि पेपर लीक तो हर साल हमेशा होता है, पिछली सरकारों में भी होता रहा है, लेकिन कब तक होता रहेगा सर? एज एम्स के आप बड़े अधिकारी रहे सर, उस दौर में किस तरीके से आपने इन सब चीज़ों को देखा और क्या कुछ बारीकियां आप समझा पाएंगे इस पूरे स्कैंडल को लेकर? नहीं, मैं तो इसको देखिए आरंभ से ही ये कह रहा हूं कि इस नीट परीक्षा इतने ज्यादा संदेहों के घेरे में आ गई है कि इसको पूरी तौर से दोबारा करना चाहिए और उसके लिए पक्के इंतजाम करने चाहिए कि कोई इस तरह की उसमें ब्रीच न हो सिक्योरिटी में। जो भी इस तरह के पेपर लीक है, डमी कैंडिडेट्स हैं और जो भी, और इसमें नेचुरली इसमें कानून का भी है कि सख्त से सख्त सजा हो, लंबी सजाएं हो इसमें लोगों को, तभी इससे निजात मिलेगी। नहीं तो हर व्यक्ति का जो इस परीक्षा से जुड़ा है उसके बारे में ये गारंटी करना कि वो ईमानदारी से अपना कार्य निभाएगा, ये असंभव है। क्योंकि इतने ज्यादा लोग इसको आगे आने वाले समय में हमारा मानना यह है कि इसको ऑनलाइन करें, ऑफलाइन और ह्यूमन इंटरफेस इसमें से बिल्कुल हटाया जाए, तभी इससे कुछ मिल सकता। दूसरी आईआईटीज की तर्ज पे इतने सारे बच्चों का एक साथ करना पूरे भारत के परिवेश में एक बहुत बड़ी जटिल समस्या बन जाती है। इतने सारे सेंटर्स, इतने सारे कॉलेज, हर एक के इंटीग्रिटी को चेक करना असंभव है प्रैक्टिकली, और पैसा ऐसी चीज है जो लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन सर उसको ट्रेस तो किया जा सकता है, ये बात ठीक है सर कि जब इतना ज्यादा करप्टेड माइंड के साथ ये पूरा सिस्टम चलेगा तो फिर तो बहुत मुश्किल है इन चीजों को सॉर्ट आउट करना। लेकिन मुकेश कुमार मीना साहब भी हमारे साथ हैं, पूर्व आईपीएस आप रहे हैं। सर, समस्या कितनी भी जटिल हो, राजनीतिक हस्तक्षेप कितना भी ज्यादा हो, लेकिन उसको ट्रेस करने के लिए जो एजेंसीज हैं अगर वो चाहें तो उन बड़ी मछलियों तक पहुंच सकती हैं जिनका जिक्र भरत बेनीवाल भी कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सिस्टम है एग्जाम लेने का, एक सिस्टम फुल प्रूफ होना चाहिए। यूपीएससी में जैसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं उसमें काफी फुल प्रूफ सिस्टम है कि आप जो पेपर जहां से बनता है, पेपर डिलीवर तक जो है, जब तक कैंडिडेट के पास जाता है, बीच की जितनी कड़ियां हैं वो सारी मजबूत है। हमको उसी तरह सारे के सारे सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा कि हर स्टेज पे हमको ध्यान रखना है। प्लस जो आदमी जो उस पे एम्प्लॉयड हम कर रहे हैं उनको काम में रखे, उनका भी वेरिफिकेशन होना चाहिए, किस तरह के लोग हम उसमें कर रहे हैं, सेंटर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। इसके अलावा आप पूछे कि अगर हम पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जब जैसे अब मालूम चल गया केस के बारे में, तो इनफैक्ट जो इसमें कंसर्न है, जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, उनको इमीडिएटली एक एक्शन होना चाहिए, एक पूरा एक्शन प्लान बनना चाहिए कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन में आया है, इस पर्टिकुलर आदमी को चार्जशीट करना है, इसको छोड़ना है। उसके बाद चार्जशीट करने के बाद प्रॉपर परस्यू कोर्ट में हमको करना चाहिए। और इजीली इसमें पता चल जाता है, जो भी इसमें इन्वॉल्व होता है इजीली पता चल जाता है कि कौन इन्वॉल्व है, क्यों नहीं है। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, चाहे सीबीआई हो, चाहे स्टेट पुलिस हो, चाहे स्टेट की जो सीआईडी है, जो क्राइम ब्रांच है, सबको मालूम चल जाता है वो आराम से करके। तो सर, इस फिर नामों को दबाया जाता है, नामों को छिपाया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, कोई किसी नॉर्मल कोई नाम ले दिया जाए और बड़े लोग का नाम छिपा लिया जाए, इस तरीके से होता है। इसमें एक्चुअली वो पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है और पर्टिकुलर ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना प्लायबल है। देखो, आप अगर पुलिस में हो, इन्वेस्टिगेशन है, तो हो सकता है जो कंसर्न लोग हैं, किसी से जुड़े हुए हैं, हो सकता है वो प्रेशर डालें। लेकिन जो उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को और जितनी भी जो एजेंसी को चाहिए कि
असली चीज निकालें, तभी लोगों को भरोसा सिस्टम में बनेगा कि हाँ भाई ये एजेंसी से निकाला और इन लोगों के खिलाफ चार्जेस बनते हैं, इन खिलाफ के जो भी मीना साहब ने बहुत allegations हैं, अहम बातें बताई हैं। उन्होंने एक आइडियल सिचुएशन का जिक्र किया कि किस तरीके से पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ये व्यवस्था बनेगी कैसे, ये एक सवाल है। इस पर भी मैं उनसे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले जरा मयंक जैन जी के पास चल रहे हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उस झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में जिसपे रिसेंटली क्राइम ब्रांच दिल्ली और मुंबई ने वहां पर जाकर के कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि 10 छात्र इसी कॉलेज के डमी कैंडिडेट बनकर के बैठे, पेपर दिया। मयंक जैन साहब, आपके कॉलेज प्रशासन ने ये बात छिपाए रखी, सुनने में आ रहा है, बताया जा रहा है कि भाई कॉलेज प्रशासन को पता लग गया था, उसके बाद भी बात दबाई गई। कब ये बात खुल के आप लोग के सामने आई? क्या टीचर्स को भी पता था? ठीक है, ठीक है। आवाज आपकी नहीं कनेक्ट कर पा रही है और इस वक्त आपकी आवाज निश्चित रूप से बहुत जरूरी थी, क्योंकि आप उस कॉलेज का इस वक्त रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे जहां पर क्राइम ब्रांच के हाथ पहुंचे हैं। लेकिन भरत बेनीवाल, बात फिर वही निकल के आ रही है जो मीना साहब भी समझा रहे थे कि भाई एक आइडियल सिचुएशन जिसका जिक्र आपने भी किया कि जिस तरह जब यूपीएससी अच्छे तरीके से कंडक्ट करा सकती है, सीबीएसई इनफैक्ट कंडक्ट कराती है, हर साल 10th के 12th के बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उसमें इस तरह की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। ये जो नीट की परीक्षाएं हैं इसमें धांधलीबाजी और अब बड़े नामों का जिक्र आपने नहीं किया, लेकिन इशारा जरूर आपने किया कि बड़े लोगों का हस्तक्षेप होता है। तो फिर क्या फायदा है आपके उन तमाम संघर्षों का, उन तमाम आवाजों को उठाने का, जब कुल मिलाकर के ये मान ही लिया है हमने कि ये पूरी तरीके से एक तरीके से जिसको कहें कि कंट्रोल्ड बाय दी बिगेस्ट पावर्स है, तो फिर तमाम संघर्ष, तमाम विरोध की आवाजें क्या वो व्यर्थ हैं? जी नहीं सर, व्यर्थ तो नहीं हो सकती, कभी भी संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। और लेकिन मैंने आपको बताया कि जो राजनीति का जो सिस्टम है ना हमारे देश का, उस पे सुधार होना बहुत आवश्यक है। हम कितना भी कोशिश कर लें उस भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाएंगे। आप देखिए हमारे जो सबसे बड़ी जागरूकता की क्या आवश्यकता है कि हमारे गली मोहल्ले में जितने भी जो सबसे बदमाश और जो ऐसा लड़का होगा ना जो कुछ भी किसी भी चीज में सक्सेस नहीं हुआ, वो व्यक्ति नेताओं के पीछे चक्कर लगाता है और वही अपने पोस्टर बैनर लगाता है और फिर आगे चल के वो पार्षद बनता है या फिर आगे चल के वो विधायक। नहीं तो भरत जी, क्या इसमें बड़े डॉक्टर्स जो हैं क्या उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है? जी बिल्कुल, इस तरह के बड़े बड़े लोगों का जो भ्रष्ट, तो सर अब 100 में से 2 लोग तो 100% भ्रष्ट मिलते हैं, ये तो कंफर्म है। आज का जो जिस तरह का जो माहौल दुनिया का चल रहा है, देश का चल रहा है, उसमें स्पष्ट है कि भाई हर जगह पे 100 में से यूं मान लो 70% लोग ही सेल्फिश हो चुके हैं। और उस सेल्फिश तो भरत जी, अभी जितने लोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे होंगे देश के अंदर, अभी जितने छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे होंगे, एक हम अगर ओवरऑल एक मोटा मोटा डेटा लें तो कितने प्रतिशत छात्र उसमें ऐसे हैं जिनकी संभावना होगी कि ये चीटिंग करके आए वहां तक? जी मेडिकल की पढ़ाई के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जैसे अब हम मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स का देखते हैं, जैसे 100 का बैच आया है तो 100 के बैच में से 2-5 तो ऐसे लगते ही है साफ साफ कि इनको कुछ भी नहीं आता। हम लोगों के जूनियर सीनियर्स और जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे स्पष्ट दिख जाता है कि यार इनको कुछ भी नहीं आता, फिर भी इनका सिलेक्शन कैसे हो गया। बहुत बार ऐसा होता है। हालांकि जो है सभी मेडिकल कॉलेजेस के हालात नहीं रहते, लेकिन कई मेडिकल कॉलेजेस में इस तरह के हालात रहते हैं और दुर्भाग्य होता है कि आगे चल के क्या मतलब करेंगे मेडिकल फील्ड में, आगे जब डॉक्टर बन भी जाएंगे कैसे जैसे तैसे करके। क्योंकि जो आदमी अब मान लो पेपर लीक करके आया है तो फिर मान लो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी से उसका एमबीबीएस होना है, पूरा जो इंटर्नशिप तक पूरा जो पढ़ाई होनी है, तो वो वहां भी फिर सेटिंग करता डोलेगा और इसी तरह के काम करते डोलेगा, क्योंकि वो उससे आगे की पढ़ाई पूरी नहीं होनी। तो फिर उन मेडिकल यूनिवर्सिटीज पे भी इनका साया आता है और वो भ्रष्टाचार को यानी ये तो एक तरीके से वहां जा जाके मेडिकल, यानी ये तो स्पष्ट है। ठीक है भरत, ठीक है भरत जी, यानी ये तो स्पष्ट है कि हर साल हर बार 100 का अगर बैच आ रहा है तो 2 से 3 छात्र उसमें ऐसे हैं हर बैच में जिन पर ये माना जा सकता है कि ये अवैध तरीके से उन लोगों के साथ बैठे हैं जो कि डिजर्विंग हैं, और ये लोग जो डिजर्विंग नहीं है ये उन लोगों की सीट खा जाते हैं और फिर उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब,
जिस तरह भरत बेनीवाल जिक्र कर रहे हैं कि हर 100 में से 2 से 3 का हम आंकड़ा ले सकते हैं। सर ये बात अगर इतनी क्लियर है तो फिर अब तक, क्योंकि वो तो बच गए बड़े लोगों का नाम लेने से, लेकिन सर मैं चाहूंगा आपसे, आप जरूर उन लोगों के नाम का जिक्र कर रहे हैं, एटलीस्ट इशारा एक आपसे चाहिए कि भाई वो क्या राजनीतिक रूप से जो मौजूदा सरकार है क्या उसका भी इसमें पूरा तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहता है। ऑफ कोर्स सरकार तो मना करती है कि हमारा तो कोई रोल नहीं है, लेकिन क्या मौजूदा सरकार में से शिक्षा मंत्री हुए, उनकी टीम हुई, बहुत बड़ा एक नेटवर्क काम करता है, उस नेटवर्क के मुखिया के रूप में कौन है? इसमें मैं मानता हूं कि हर स्तर पे कहीं पे संरक्षण मिल रहा है, राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, तो उसकी संभावना बढ़ जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नीट जैसी परीक्षा में वो होना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये लोकल लेवल पे जो पेपर लीक हुआ, डमी कैंडिडेट बैठे, ये लोकल ब्रीच होती है। जैसे अभी झालावाड़ की बात सामने आ रही है या पटना में जो पेपर लीक हुआ, तो ये लोकल लेवल पे ब्रीच होता है और पहले भी होता रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है ऐसा। इसीलिए ऑनलाइन परीक्षा की बात उठती है कि जब भी ऑफलाइन परीक्षा होगी ये समस्या हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि वहां पे लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाते हैं, पैसा दिखने लगता है, लोगों को देने वाले हैं, लेने वाले हैं, और फिर राजनीतिक संरक्षण है तो उनकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है। कोई इसमें किसी को कोई पनिशमेंट नहीं है और हिम्मत बढ़ जाती है। इसलिए इस पे कड़े कानून बनना तो ठीक है, लेकिन जैसे मीना साहब कह रहे थे, खाली कानून बनने से ही काम नहीं चलता, उस कानून की अनुपालना होना और वो एक डिटरेंट का काम करे लोगों को। ठीक बात है कि भाई अगर कानून हम के साथ साथ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, तक... कि कानून के साथ साथ उनका इंप्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। एक बार मैं मीना साहब से बात करना चाहता, लेकिन एक कोशिश मयंक जी से एक बार जुड़ने की करते हैं। मयंक जी, अगर आपको आवाज आ रही है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कब आप लोग को यह सूचना मिली कि आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं? मयंक जैन साहब आपके, ठीक है, मैं फिलहाल समय इतना ही हमारे पास। भरत बेनीवाल हमारे साथ जुड़े, AIMSA के अध्यक्ष नाते से बहुत बहुत शुक्रिया।